Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is input, output and printf function from chapter number 10. It's my lecture number 1 from chapter 10, input and output. So students, let's start. First of all, we see what is input and what is input or standard input. इनपुट क्या होती है या एक स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट. कंप्यूटर को कुछ भी प्रोवाइड करना डाटा की शक्ल में या किसी इंस्ट्रक्शन की शक्ल में कंप्यूटर को प्रोवाइड में डाटा को एंटर करने के प्रोसीजर को इनपुट कहते हैं. इनपुट जो है वो मोस्टली कीबोर्ड के ज़रिए जो है एंटर की जाती है. द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड. और जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो इनपुट है जो कि हम कीबोर्ड के ज़रिए एंटर करते हैं. प्रोग्रामिंग में मोस्टली काम हम कीबोर्ड के ज़रिए लेते हैं. सो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग की इनपुट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट है. अ प्रोग्राम में नीड सर्टन इनपुट फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. अब एक कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है उसमें यूज़र से जो है वो प्रॉपर इनपुट ली जाती है ताकि वर्किंग को और ज़्यादा एफिशिएंट किया जा सके. A C language provides many functions to get input from user. C लैंग्वेज के अंदर बहुत से फंक्शन हैं जो कि यूज़ होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए. स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं. इसमें सबसे जो कॉमन यूज़ होने वाला फंक्शन है स्टूडेंट्स वो ये स्कैन फंक्शन है जिसे हम एक कॉमन यूज़ फंक्शन बोलते हैं. उसके बाद फिर गेट्स फंक्शन है जो ज़्यादातर स्ट्रिंग इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है. फिर गेट सी एच फंक्शन है, इसको तो हम वैसे भी अपने हर प्रोग्राम में मस्ट लिखते हैं ताकि ये स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर होल्ड करे. उसके बाद गेट सी एच ई फंक्शन है, ये भी एक इनपुट फंक्शन है जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. अब ये तमाम फंक्शंस क्या होते हैं इनकी डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनमें इंशाल्लाह देखेंगे. अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है. आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नोन एज आउटपुट. कंप्यूटर से आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कंप्यूटर से या जो भी रिज़ल्ट हम लेते हैं कंप्यूटर से उसको हम आउटपुट बोलते हैं. आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर. टर्म आउटपुट रेफर टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर. और मोस्टली जो एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर या एलसीडी स्क्रीन होती है. सो जो आउटपुट हमें मॉनिटर पे नज़र आ रही है वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट है. द रिज़ल्ट ऑफ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. यानी आउटपुट क्या है, प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है उसको हम आउटपुट बोलते हैं. सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र. हमारे पास जो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोवाइड करने वाले फंक्शंस हैं वो दो हैं. एक प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि कॉमन यूज़ होने वाला फंक्शन है. अभी आपने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में भी प्रिंट एफ को यूज़ किया हुआ है. एज अ सी स्टेटमेंट हम इसको लिखते हैं. और उसके बाद पुट्स फंक्शन है, ये स्ट्रिंग इनपुट के आउटपुट के लिए मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं. गेट्स और पुट्स मिलके काम करते हैं. स्कैन एफ और प्रिंट एफ जो है वो मिलके काम करते हैं. फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड इन हेडर फाइल stdio.h, std standard, I for input, o for output, dot h for header file. सो जो हेडर फाइल stdio.h जो कि एक हमारी स्टैंडर्ड हेडर फाइल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी सी टर्बो सी के अंदर काम कर रही होती है, यानी रन हो रही होती है. अगर हम उसको ना भी लिखें तो एरर जनरेट नहीं करती. लेकिन हम जब उसको कॉपी पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं, तो फिर हम इस हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में लाजमी मेंशन करते हैं. If a program uses any input or output function, it is necessary to include the header file in the program. अगर हम कोई ऐसा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इनपुट या आउटपुट जो कि किसी हेडर फाइल से बिलोंग करता है तो हम फिर उस हेडर फाइल का नाम भी उसमें लाजमी लिखते हैं. अब जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है ये दोनों पार्ट ऑफ जो है stdio.h है. सो अगर आप stdio.h को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं लिखते तो ये सिंटैक्स एरर नहीं देगा. प्रिंट एफ फंक्शन. प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये एक आउटपुट फंक्शन है, कॉमन यूज़ होने वाला फंक्शन है. हमने इसे एज अ सी स्टेटमेंट भी चैप्टर नंबर 8 में रीड किया था.
द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मोनीटर। फंक्शन जो है ये आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है मोनीटर पे। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन स्क्रीन इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट हम उसको देते हैं उसी फॉर्मेट में ये टेक्स्ट को, कॉन्स्टेंट्स को, या जो भी हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं उनको ये डिस्प्ले करवा देता है। द फंक्शन प्रिंट एफ इज़ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। हम इसमें प्रिंट और उसके बाद जो एफ़ है उसको हम जो है इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, प्रिंट एफ, ई डबल एफ, यहाँ पे एफ़ के लिए जो है यहाँ पे उसकी साउंड है। इट मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन सी लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला फंक्शन है जो हम किसी भी जो स्टेटमेंट है उसकी आउटपुट, किसी भी प्रोग्राम की आउटपुट के लिए हम इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने अब इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स कोड क्या होता है? एक स्टैंडर्ड कोड होता है जो कि हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, हमारे पास पंचुएशंस भी होती हैं और हम उसको, और पैरेंथेसिस भी होती हैं, हम उसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं जैसे कि हमें उसका स्टैंडर्ड गिवन होता है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। जैसे कि अब प्रिंट एफ एक कीवर्ड है, सो हमने प्रिंट एफ को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद जो है स्मॉल पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग एरिया है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। और ये जो एरिया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये केस सेंसिटिव नहीं है। वैसे सी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, लेकिन जो ये एरिया है ये केस सेंसिटिव नहीं है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मौजूद है। उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद आप देख रहे हैं आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल है, उसकी अगर आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम आर्गुमेंट लिस्ट के ज़रिए उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अब इसको प्रिंट एफ स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग जो लिखी है वो यहाँ लिखी हुई है, हेलो सुपीरियर फैमिली। अब आप ये देखिए कि तमाम लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर हैं। उसके बाद मैंने आर्गुमेंट लिस्ट लिखी है, यहाँ पे जो मेरा आर्गुमेंट है वो वेरिएबल वाई है, और इसके अंदर %d क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, और जब ये इसकी मुझे आउटपुट डिस्प्ले होगी वो होगी हेलो सुपीरियर फैमिली 2020। अब ये जो 2020 है ये मैंने वेरिएबल वाई में स्टोर करवाया था। ये वेरिएबल में किस तरह से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं ये हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट प्रिंट एफ फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है? फॉर्मेट स्ट्रिंग, द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स। हम इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग और अ सिंपल सी स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं और सिंपल सी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो हमारे पास उसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। एक पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो टेक्स्ट का होगा, वो मैसेज जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। और जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो टेक्स्ट होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये केस सेंसिटिव नहीं है। आप अगर उसे स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहें तो भी गुड, और अगर आप उसे कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहें तो भी गुड, वो एरर नहीं देगा। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप जो है लिखते हैं। जिस वेरिएबल को आपने जिस डाटा टाइप में डिक्लेयर करवाया हुआ है उसका अपना एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है। जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल अगर कोई बनाया तो हम उसके लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ करते हैं, d फॉर डेसिमल। एस्केप सीक्वेंस, इट स्पेसिफाइज द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी आउटपुट को जो है वो आप कह सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज़ हैं। अगर हम एस्केप सीक्वेंस नहीं यूज़ करते तो भी हमारा प्रोग्राम कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम एस्केप सीक्वेंस को लिखते हैं तो हमारे प्रोग्राम की जो कहना चाहिए रीड एबिलिटी जो है या यूज़र रीडेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। जैसे कि हम /n का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और एस्केप सीक्वेंस है इस चैप्टर के अंदर ये बहुत डिटेल से डिस्कस हुए हुए हैं। सो मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना ही आपको जो बता चुकी हूँ जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले है। बाकी जो इसकी डिटेल है वो फिर हम उन चैप्टर्स उन टॉपिक्स के साथ ही इंशाल्लाह उसको रीड करेंगे। आर्गुमेंट लिस्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट इस्तेमाल कर भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाद हम उसे कोमा के बाद सेपरेट
करके उसको वहाँ पे लिखते हैं। द आर्गुमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। इसमें हम कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 9 में देखा था कि हम लोग अगर प्रिंट एफ के अंदर जो है a प्लस बी करवाते हैं तो हमें जो भी वेरिएबल ए और बी की आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाती है। या हमने a प्लस प्लस लिखा था तो वो क्या था कि उसके अंदर पोस्ट फिक्स जो है इंक्रीमेंट हो गया था, या प्लस प्लस ए है तो पोस्ट प्री फिक्स इंक्रीमेंट हो गया था। ठीक है, इसी तरह से आप उस वेरिएबल की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू को भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ईच आर्गुमेंट इन द लिस्ट इज़ सेपरेटेड बाय कॉमा। आपने अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो फिर वो एरर जनरेट करेगा। इसको हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज़ प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर गिवन इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। जो भी आर्गुमेंट होगा उसकी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम एज इट इज़ वही देंगे जिसके अंदर वो जो आर्गुमेंट है उसको हमने डिक्लेयर करवाया हुआ था। ठीक है, जैसे वेरिएबल को जिस डाटा टाइप में डिक्लेयर करवाया था, फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है वो हम वही यूज़ करेंगे। अच्छा, द यूज़ ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होती है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो ये भी एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, कोई अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, तो फिर ये कंपलसरी होगी, फिर ये ऑप्शनल नहीं होगी। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। अगर हम आर्गुमेंट लिस्ट को इस्तेमाल नहीं करते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऑप्शनल है, तो फिर हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। अब हमारे सामने एक एग्जांपल डिस्प्ले है, एक सिंपल मैसेज है, प्रिंट एफ है, हेलो सुपीरियर फैमिली। इसके अंदर ये जो हेलो सुपीरियर फैमिली है ये हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रिंग है। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर हमने इस सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज़ किया और इसके साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं यूज़ किया था। ठीक है, सो हमें यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें इसके साथ किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, सो जो इस प्रोग्राम की जो इस प्रिंट एफ की कंट्रोल स्ट्रिंग की आउटपुट होगी वो होगी हेलो सुपीरियर फैमिली, जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गुमेंट। अगर हम एक आर्गुमेंट लिखना चाहें तो फिर वो फॉर्मेट स्ट्रिंग किस तरह से वर्किंग करेगी, अब ये देखते हैं। हमारे सामने एक प्रिंट एफ लिखा स्टेटमेंट में लिखा है योर मार्क्स आर परसेंटेज डी। अब ये जो परसेंटेज डी है बच्चों, ये हमारे पास हमारा जो आर्गुमेंट है उसका हमने जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है। हमारा फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल था m, सो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमने यहाँ पे परसेंटेज डी दिया है। ठीक है, परसेंटेज डी फॉर डेसिमल। ठीक है, तो हमने इसके लिए परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया। सो ये हमारे पास एक सिंगल आर्गुमेंट है। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने मैसेज फॉर एग्जांपल जो m है इसके अंदर हमने 50 इनिशियलाइज़ करवाया था या स्टोर करवाया था। सो जब इस प्रिंट एफ की आउटपुट डिस्प्ले होगी तो कुछ इस तरह से होगी योर मार्क्स आर 50। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एज इट इज़ जो है डिस्प्ले हो गया, और जो 50 है ये कहाँ पे आया, जहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया था। ठीक है, तो इस जगह पे आके ये स्टोर हो गया। यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। अगर हम एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास जो है हम उसे किस तरह से यूज़ करेंगे। मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज इन वन प्रिंट एफ फंक्शन एज फॉलोज। योर मार्क्स आर परसेंटेज डी एंड ग्रेड इज़ परसेंटेज सी एम जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो m है वो हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कराया था और जो g है वो हमने एक करैक्टर डिक्लेयर करवाया हुआ है। ठीक है, इसलिए और फिर जो भी इनके अंदर वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर g के अंदर वैल्यू करैक्टर ही होगी और m के अंदर जो वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी। इसीलिए हमने m के लिए परसेंटेज d यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया और जो हमारे पास g है जो कि एक करैक्टर वेरिएबल है इसके लिए हमने परसेंटेज c इस्तेमाल किया और ये भी हमारी एक कंट्रोल स्ट्रिंग है। सो जब इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी तो वो कुछ यूं डिस्प्ले होगी कि योर मार्क्स आर 50 एंड ग्रेड इज़ ए।
अब हमारे सामने कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स हैं, वन बाय वन उन प्रोग्राम्स को देख लेते हैं। ये मैंने आपकी बुक से एज इट इज़ जो है इनको जो है कैप्चर किया था और यहाँ पे इनको यूज़ कर रही हूँ कि एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे आप देखिए कि हमने सबसे पहले दो हेडर फाइल्स लिखी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर हैशटैग इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, ये हमारे पास दो हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद हमने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसकी डाटा टाइप इंट थी, वेरिएबल का नाम है n और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो 10 है। उसके बाद आपको दूसरा वेरिएबल नज़र आ रहा है, उसकी डाटा टाइप हमने करैक्टर डिक्लेयर की और वेरिएबल का नाम है ch। ठीक है, और इसके अंदर हमने स्टैरिक को स्टोर करवाया। अब आप देखिए कि करैक्टर इन जो वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन है वो सिंगल कोड में होगी। ठीक है, इसलिए अगर आप सिंगल कोड नहीं लगाएंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। अब प्रिंट एफ आपने यहाँ देखे कि 3 प्रिंट एफ हम यूज़ कर रहे हैं। पहला प्रिंट एफ जो है वो सिंपल है, इसके अंदर ये एक सिंपल प्रिंट एफ है, इसके अंदर हमने सिंपल लिखा हुआ है टेस्टिंग आउटपुट। ठीक है, उसके बाद आप देखें सेकंड लाइन है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया, जस्ट हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया और उसके बाद n आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक आर्गुमेंट है। अब n के अंदर क्या स्टोर था 10, सो ये जो %d है इस जगह पे 10 आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रिंट एफ %c के अंदर आप देखिए कि हमने इसके बाद जो सिंगल आर्गुमेंट दिया वो है स्टैरिक, सो ये स्टैरिक यहाँ पे आके इस %c में आके स्टोर हो जाएगा। और आप ये देखिए कि हमने कोई भी स्केप सीक्वेंस क्योंकि नहीं यूज़ किया था। अब 3 प्रिंट एफ्स थी, अब माइंड में तो शायद ये आ रहा होगा कि ये सब अलग अलग लाइन में डिस्प्ले होगा, लेकिन नहीं। आप देखिए कि आउटपुट एक ही सिंगल लाइन में आ रही है, टेस्टिंग आउटपुट। ये हमारी फर्स्ट प्रिंट एफ की जो है आउटपुट है। उसके बाद आपको सेकंड प्रिंट एफ की आउटपुट नज़र आ रही है 10 और फिर थर्ड की आउटपुट नज़र आ रही है स्टैरिक। ठीक है, तो ये अगर हम /n का इस्तेमाल करते हैं, /n जो है स्केप सीक्वेंस है, n फॉर न्यू लाइन, तो ये इस तरह से आनी थी। फर्स्ट लाइन में आता टेस्टिंग आउटपुट, दूसरी लाइन में आता 10 और तीसरी लाइन में आता स्टैरिक। उसके बाद हम एक सेकंड प्रोग्राम को देखेंगे। यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ये क्या कर रहा है कि ये ऐड कर रहा है 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को और शो कर रहा है उनका सम स्क्रीन के ऊपर। हमने यहाँ पे भी दोनों हेडर फाइल्स को डिक्लेयर किया। हमने फ्लोट जो है डाटा टाइप के अंदर 3 वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर करवाए, var1, var2 और res। ठीक है, res रिज़ल्ट से जो है हमने उसका शॉर्ट वर्ड बनाया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब var1 के अंदर हमने स्टोर करवाया 24.27, var2 के अंदर हमने स्टोर करवाया 41.50 और res के अंदर हमने किया var1 प्लस var2। अब इन दोनों का जो सम होगा 24.27 और 41.50 का जो सम है वो स्टोर होके इस रेस में वेरिएबल में आ जाएगा और जो उसका रिज़ल्ट है वो है 65.770004। सो अब आप इसका प्रिंट एफ देखिए। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमने इसके अंदर 3, अब %f प्लस %f, यहाँ पे ये एडिशन नहीं हो रहा, ये सिंपल एज इट इज़ एक टेक्स्ट हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रिंग है जो कि एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि %f में क्या आएगा, var1 की जो वैल्यू थी 24.7 वो एज इट इज़ आ जाएगी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने %f यूज़ किया, उसकी जो वैल्यू है 41.50 इस var2 के ज़रिए यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर इन दोनों का सम जो कि यहाँ ऊपर हो चुका हुआ है, लेकिन प्रिंट एफ के ज़रिए अब हम इसकी आउटपुट दिखा रहे हैं, तो हमने थर्ड जो आर्ग्यूमेंट लिखा वो लिखा रेस, और रेस के अंदर स्टोर क्या था, जो हमारे पास var1 और var2 का सम था वो यहाँ पे स्टोर था। और सो हमें प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो इस तरह से डिस्प्ले हो गई। अब एक थर्ड प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम में आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, विथ गिवन हाइट एंड विथ, हमने हाइट और विथ जो है वो खुद से यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई हुई है और एरिया वेरिएबल के अंदर हमने जो है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये अब एज इट इज़ फार्मूला स्क्वायर लेने के लिए क्या करते हैं हम, हाइट मल्टीप्लाई बाय विथ इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। सो अब जो भी इसका रिज़ल्ट होगा इन दोनों का वो एरिया में आके स्टोर हो जाएगा, सो वो उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, एक कॉमन मैथमेटिकल फार्मूला है, आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं बीइंग एज अ ICS स्टूडेंट्स। 3 वेरिएबल है हमारे पास, इंट, हाइट, विथ, एरिया।
हाइट इज़ इक्वल टू है 5 हमने इनिशियलाइज करवा दिया हाइट में, विथ में हमने इनिशियलाइज करवा दिया या स्टोर करवा दिया 4, और एरिया के अंदर हम इन दोनों का स्क्वायर स्टोर करवाएंगे, ठीक है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 20। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। सो इस फॉर्मेट स्ट्रिंग के आगे हमने लिखा इक्वल टू परसेंटेज डी, ये हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया किसके लिए, एरिया के लिए, ठीक है। सो एरिया के अंदर वैल्यू रिजल्ट क्या था 20, तो ये 20 रिजल्ट जो है यहाँ पे आगे इस परसेंटेज डी के ज़रिए डिस्प्ले हो जाएगा। सो प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें इस तरह नज़र आएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आज फॉर्मेट स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ देखा है और उसको डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए अंडरस्टैंड किया है। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।